आज हम एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन करते हैं, जिसमें है कि चेक वेदर, हमें चेक करना है वेदर 6 to the power n can and with the digit 0 for any natural number n। ये कह रहा है कि 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। जब हम 6 to the power n को ओपन करेंगे तो वो एंड होगा किसके साथ? 0 के साथ। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि किसी नेचुरल n के लिए, नंबर n के लिए क्या 6 to the power n एंड हो सकता है 0 के साथ? ऐसा हमें चेक करना है। ऐसा नहीं होगा कि 6 to the power n एंड हो जाए 0 के साथ। क्यों नहीं हो सकता? हमको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे कि हमने लिया 6 to the power 1, हमने 1 पावर की, ये 6 to the power है, ठीक है। तो 6 की पावर 1 6 आएगा। 6 to the power 2, पावर 2 का मतलब है इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 की 2 टाइम्स क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 36। इस तरीके से 3 पावर की, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारा आ जाएगा 216। इस तरीके से 6 to the power 4 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1296 आ जाएगा। तो हर नंबर जो है किसके साथ एंड हो रहा है? 6 के साथ एंड हो रहा है। तो कितनी भी पावर आप इसकी कर लो, ये हमेशा किसके साथ एंड होगा? 6 के साथ एंड होगा, ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। अब 0 के साथ एंड कौन सा होता है? 0 के साथ एंड वो नंबर होगा जिसका प्राइम फैक्टर में क्या मिले आपको? 2 and 5। क्यों? क्योंकि जब 10 है हमारे पास, तो इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई 5 आता है, ठीक है। अब कोई और नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 60 के मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, भाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 होता है। तो ये जो नंबर था, ये 0 के साथ क्या था? एंड था। तो इसमें क्या मिला आपको? 2 and 5 मिला। तो जब भी कोई नंबर 0 के साथ एंड होगा, जब भी कोई नंबर 0 के साथ एंड होगा, तो उसमें हमेशा क्या मिलना चाहिए आपको? प्राइम फैक्टर के रूप में 2 and 5 तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तभी वो नंबर क्या होगा? 0 के साथ एंड होगा। तभी वो नंबर क्या होगा? 0 के साथ एंड होगा, ठीक है। तो अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि इफ ए नंबर, कि अगर कोई नंबर है, इफ ए नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर मस्ट कंटेन 2 and 5। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है, 0 के साथ क्या होता है? एंड होता है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के प्राइम फैक्टर जो है मस्ट कंटेन 2 and 5, तो वे उसमें क्या होना चाहिए? 2 and 5 होना चाहिए। अगर 0 के साथ एंड होता है तो उसमें प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? 2 and 5 तो होना ही चाहिए। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिख लिया? 2 into 3 लिख दिया, और इसकी पावर n। कंटेन्स ओनली 2
एंड 3, इसमें केवल प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 3 आए। और जबकि 0 से एंड अगर हमें करवाना था तो उसमें 2 एंड 5 आना था। तो देन प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डू नॉट कंटेन 5, डू नॉट कंटेन 5, 5 को कंटेन नहीं रखता। 2 को तो कंटेन करता पर 5 को कंटेन नहीं करता। तो ये इसलिए hence 6 to the power n cannot be and with डिजिट 0 के साथ क्या नहीं होगा, उसका एंड नहीं होगा। तो अगर इसमें 2 और मल्टीप्लाई 5 आ जाता तो ये तो जो है किसके साथ एंड हो जाता, 0 के साथ एंड हो जाता। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, ये सारे मल्टीप्लाई में और ये क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। एंड और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स किसको बोलोगे? कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा क्या हो फैक्टर, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। तो अब इसका मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब है कि उसको डिवाइड करने वाले क्या होंगे, 2 से ज़्यादा मिलेंगे। आपको डिवाइड करने वाले कितने मिलेंगे, 2 से ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखो एक टर्म ये हो गई पूरी, दूसरी टर्म हमारे पास है 13, दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास 13, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 13 कॉमन आ गया। तो यहाँ आ गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब जो है हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 13 7 11 की मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाइड बाई 13 हम करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 13 और ये मल्टीप्लाई आ गया 77 की 13 के साथ, 13 7 जा 91, 9 कैरी हो गया, 13 7 जा 91 और 9 प्लस में 1 आ जाएगा। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पर 1002 बन जाएगा। अब हमें चेक करना क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको 2 से ज़्यादा क्या हो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब इसको 2 से ज़्यादा भाग करने वाले। अब इसको चेक करो कौन कौन भाग कर रहा। अगर मुझे 2 से ज़्यादा चाहिए, एक तो मुझे तो 1 मिल गया, हर नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया 13 लोगे तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 13 से भी क्या हो रहा है, ये डिविजिबल है। उसके बाद अगर 1002 लें तो 1002 से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। अब भी ये क्या है 1002 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, एक तो 1, एक 13, एक 1002 और भी मिल जाएंगे। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से हम और भी नंबर निकाल सकते हैं। ये इससे पूरे से क्या हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जब मिल जाएंगे तब वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13
हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है, तो सो इसलिए दिस इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 और प्लस में 5, तो यहाँ से लेकर ये वाला पूरी एक टर्म होगी और प्लस का 5 एक टर्म होगी। 5 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ से हमने 13 कॉमन आउट किया लिया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 को अलग रख लिया और अंदर वाले को सोल्व कर लेंगे। उसी तरीके से वो 5 से भी डिविजिबल होगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलते ही वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक हमारे पास सर्कुलर पाथ गिवन है। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि जो सोनिया है इसका पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स लेती है। सोनिया ने टाइम लिया 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जबकि रवि इसका पूरा एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता, पूरा एक चक्कर काटने के लिए। उसके बाद कहता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों के दोनों एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम एक ही पॉइंट से, मान लिया कि इस पॉइंट से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को पी पॉइंट मैंने मान लिया, और इस पॉइंट पी से उन्होंने दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया और एक ही टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वे दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कि ये दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे, दौड़ रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, एक देखो पहली बार तो अब हमने स्टार्ट कर दिया, ये तो अब तो वे मिले हुए हैं। आफ्टर दिस, जब उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया उसके बाद वे फिर कब मिलेंगे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसी पॉइंट पी पर दोनों दोबारा कब मिलेंगे, ये हमें चेक करना है। अब पहले हम वैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। रवि ने एक चक्कर कितनी देर में लगाया, 12 मिनट लिए उसने। अगर हम रवि की बात करें तो उसने पहला चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट किया। फिर अगर हम बात करें कि सेकंड जो राउंड है, दोनों को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर उसने कितना टाइम लिया, 24 मिनट लिया। भाई पहला कितने में लगाया, 12 मिनट में रवि ने, दूसरा फिर लगाया 12 मिनट में, 12 और 12 कितने हो गए, 24 मिनट हो गए। हम तीसरा राउंड और चेक कर लेते हैं। 12 थर्ड जब राउंड लगाएगा तो उसमें भी उसने कितना टाइम लिया, 12 मिनट लिया। तो कुल मिलाकर 3 राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लग गया, 36 मिनट लग गए, और वापस इसी पॉइंट पी पर आ चुका है। फिर हम बात करते हैं सोनिया की। सोनिया ने फर्स्ट राउंड जो है वो कितना टाइम लिया, उसमें 18 मिनट लिया, वो यहाँ पर आ गई 18 मिनट के बाद। फर्स्ट राउंड कितने देर में आई, वो 18 मिनट में। उसके बाद वो जब यहाँ से फिर से उसने चक्कर लगाना स्टार्ट किया तो उसने फिर से यहाँ आने में 18 मिनट और ले लिया। तो कुल मिलाकर 2 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया उसको, 36 मिनट। 18 फर्स्ट राउंड के लिए और सेकंड राउंड के लिए फिर से 18 मिनट, तो दोनों राउंड के लिए कुल मिलाकर कितना हो गया, 30 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वापस फिर कहाँ आ जाएगी,
पी पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, ये भी रवि भी 36 मिनट के बाद वापस पी पॉइंट पर उसने कितने राउंड लगाए? 3 राउंड लगाए। और सोनिया ने कितने राउंड लगाए? 2 राउंड लगाए। तो वो वापस किस पॉइंट पर आ गए? पी पॉइंट पर। तो आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट पी, वापस पी पॉइंट पर मीट करते हैं। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से मैथमेटिकली। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? जब भी अगेन मीट की बात करें तब हमें निकालना पड़ता है इनका एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो हम निकालेंगे एलसीएम किसका? 12 एंड 18 का निकालते हैं एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकालना है तो फैक्टर कर दिए दोनों के। अब 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3। तो 12 को लिख लिया 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद 18 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है, पहले तो आप कॉमन लो, तो इन दोनों में कॉमन आ गया 2। उसके बाद 3 भी दोनों से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। अब कुछ कॉमन आ नहीं रहा। उसके बाद हम जो कॉमन नहीं आ रहा उनको भी लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 36 इसका एलसीएम। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी मीट अगेन की बात आएगी तब हमें क्या निकालना है? उनका एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।